वेलकम टू CIZ प्लस। इस कोर्स में हम देख रहे हैं यूपीपीएससी AE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2013 में पूछे गए हैं। जैसा कि हमें पता है कि 1 नवंबर को एग्जाम की डेट आ गई है, तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू एग्जाम की फोकस देख लिया जाए कि किस किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्या क्या हॉट टॉपिक्स हैं, क्या क्या पिछले सालों में पूछा गया है। तो 2013 जो कि लास्ट जब पेपर पूछा गया यूपीपीएससी AE का, तो कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे लिए इस एग्ज़ाम को डील करना कि हम लोग इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, टॉपिक बाय टॉपिक। और हमारे साथ साथ आप लोग वीडियो के साथ साथ खुद कोशिश करते रहिए, पॉज कर करके सॉल्व करते रहिए, ताकि एक फ्लो बन जाएगा कि हम लोग शॉर्ट टर्म में 360 क्वेश्चंस पूछे गए हैं टोटल, 180 प्लस 180 पेपर 1 प्लस पेपर 2, उसमें हम कवर कर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हाईली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं शॉर्ट टर्म में कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इस लेक्चर में हम सर्वे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, द क्लोजिंग एरर इन अ क्लोज्ड कर्व इज एडजस्टेड बाय। जो क्लोजिंग एरर आ जाता है ना कई बार ट्रेवर्स में, ऐसा होता है कि जैसे मान लो A पॉइंट से B पॉइंट से फिर C पॉइंट पे D पॉइंट पे E पॉइंट पे रुके, A पॉइंट पे मिलना था, क्लोज ट्रेवर्स बनाना था, बना नहीं, यहाँ पे आ जाता है कुछ एरर। ये क्लोजिंग एरर होता है जो A से E में भर नहीं पाए हम। इसको एडजस्ट कैसे करते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एडजस्ट करते हैं बॉर्डिच और ट्रांजिट रूल से। तो बॉर्डिच या ट्रांजिट रूल इसका आंसर होना चाहिए। बॉर्डिच है ऑप्शन में, ट्रांजिट है ही नहीं। अगर ट्रांजिट होता तो डुअल ऑप्शन आंसर होता। लेमन रूल, स्लाइड रूल, सिम्पसन रूल कोई क्लोजिंग एरर को कंफर्म नहीं करता। गेल्स ट्रेवर्स टेबल में कोई यूज नहीं होता, बॉर्डिच और ट्रांजिट यूज होता है, तो बॉर्डिच यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज यूजिंग। जियोडेटिक सर्वे क्या होता है? जिसमें अर्थ की कर्वेचर भी कंसीडर की जाती है। बेसिकली बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट होती है सर्वे की। तो जियोडेटिक सर्वेइंग ऑफ इंडिया की कैसे किया जाता था? वो कैसे किया जाता था? स्टार्टिंग में ट्राइंगुलेशन यूज होती थी। इसका आंसर है ट्राइंगुलेशन, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, ईडीएम वगैरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हमने क्या किया था, अपने पूरी कंट्री को बड़े बड़े ट्राइंगल्स में डिवाइड किया था, तो ट्राइंगुलेशन यूज़ की जाती थी स्टार्टिंग में। तो ट्राइंगुलेशन से स्टार्ट हुआ हमारा जियोडेटिक सर्वेइंग। पूरी कंट्री का सर्वे किससे हुआ? ट्राइंगुलेशन मेथड से। ट्राइंगुलेशन में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो क्या होता है, एक बेस लाइन मेजर कर ली जाती है, उसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स को एंगल मेजर किए जाते हैं और एंगल से हम साइड्स डिराइव करते हैं। व्हाट आई मेंट इज, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जैसे कि ये दो स्टेशन पकड़ लिए A और B, इनके बीच की जो बेस लाइन है ये नाप ली, इसका डिस्टेंस नाप लिया। उसके बाद मान लो कहीं यहाँ पे C पॉइंट है, इसको मेजर करना है। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे कंपास या थ्योडोलाइट से नजर डालेंगे, ये एंगल नापेंगे अल्फा, ये नापेंगे बीटा, ये नापेंगे। अगर अल्फा बीटा आ गया तो ये साइड्स आ जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब है, एक बार बेस लाइन नाप के साइड उसके बाद डिराइव करते हैं। अगर यहाँ पे D पे कहीं जाना हो तो यहाँ से एंगल देखेंगे, लेट से गामा, यहाँ डेल्टा, अलग अलग एंगल देखते हो, ये साइड भी निकल जाएगी, ये साइड भी निकल जाएगी। ऐसे ऐसे ट्राइंगुलेशन नेटवर्क बनाते रहते हैं, चेक्स लगाते रहते हैं साथ के साथ, और इससे मेरा पूरा कंट्री कवर की गई है। दैट इज द बेसिक ऑफ ट्राइंगुलेशन। आगे चलते हैं हम लोग। अ सैटेलाइट स्टेशन इज रिक्वायर्ड वन मेन स्टेशन इज। ये ट्राइंगुलेशन का ही पार्ट है। अलग अलग टाइप के स्टेशन होते हैं, एक मेन स्टेशन होता है, सैटेलाइट स्टेशन होता है, इसेंट्रिक स्टेशन होता है, लैपलेस स्टेशन होता है। इन सब की थ्योरी आप पढ़ सकते हैं बुक में, अपने नोट्स में। बेसिकली इसमें पूछा हुआ सैटेलाइट स्टेशन क्या होता है। क्या होता है ना, मेन स्टेशन होता है जहाँ पे हम लोग, जहाँ यूजुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन, जहाँ से बेस लाइन जा रही है, मेन सर्वे लाइन जा रही है, उसको मेन स्टेशन बोलेंगे। कई बार क्या होता है कि मेन स्टेशन ना दिख नहीं रहा, किसी जगह से मेन स्टेशन नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, उस जगह से सैटेलाइट स्टेशन नापते हैं जो थोड़ी सी दूर होता है। जब मेन स्टेशन ऑक्यूपाइड, मेन स्टेशन दिख नहीं पाता, तो हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट स्टेशन यूज करते हैं। याद करने का तरीका, सैटेलाइट अक्सर ऑब्जर्वेशन के काम आती है, कुछ साइटिंग, कुछ
मेजर कुछ हमारा ब्रॉडकास्टिंग, इन सब में यूज होती है सैटेलाइट्स, जो हर वक्त डेटा इकट्ठा कर रही है। तो सैटेलाइट्स क्या है, एक ऑल्टरनेटिव है मेन स्टेशन का। जब मेन स्टेशन दिख नहीं रहा तो क्या ऑप्शन आएगा, कैन नॉट बी साइटेड, ना कि कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड। मेन स्टेशन ऑक्यूपाई तो हम कर सकते हैं, लेकिन जिस स्टेशन से देख रहे हैं वहां से मेन स्टेशन दिख नहीं रहा, तो इसका ऑप्शन आएगा ए। द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबलिंग इज, प्लेन टेबल सर्वे का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल पता क्या है प्लेन टेबल का? मान लो मेरी प्लेन टेबल यहां रखी हुई है, ये ट्राइपॉड है, ठीक है, और मेरे को ये ट्री को नापना है। इस ट्री के बारे में सब कुछ बताना है कि इस स्टेशन से कितनी दूरी पे है, किस एंगल पे है, इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। तो मैं क्या, ये प्लेन टेबल है, सॉरी, ये प्लेन टेबल है। इसका प्रिंसिपल पता क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है, अगर यहाँ पे कोई एलिडेड रखा हुआ है, ठीक है, नाम लो, कोई एलिडेड रखा हुआ है, तो ये जो एलिडेड इसमें से लाइन ऑफ साइट जा रही है ना इस पेड़ तक, और ये प्लेन टेबल की ओरिएंटेशन, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए आपस में, तभी जाके सही होगा। प्लेन टेबल नीचे झुकी हुई है, लाइन ऑफ साइट कहीं और जाएगी, बात सही नहीं बनेगी, एंगल सही नहीं आएंगे, ओरिएंटेशन सही नहीं होगी। तो पैरेलल होने चाहिए आपस में। तो प्लेन टेबल का प्रिंसिपल इज पैरेललिज्म, ना तो ट्रायंगुलेशन, ना ट्रेवर्सिंग, ना सेंटरिंग। इसका प्रिंसिपल पैरेललिज्म है। ये सब हम करते हैं प्लेन टेबलिंग में, सेंटरिंग करते हैं, ट्रेवर्सिंग भी कर सकते हैं, ट्रायंगुलेशन भी कर सकते हैं प्लेन टेबल से, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल है पैरेललिज्म। इन प्लेन टेबल सर्वे द ऑपरेशन मस्ट बी कैरिड आउट। प्लेन टेबल सर्वे में कोई ऐसा ऑपरेशन बताओ जो हमेशा करना ही पड़ना, मस्ट बी कैरिड आउट। रीसेक्शन, रीसेक्शन का मतलब होता है जब हम लोगों को टेबल की लोकेशन ना पता हो ऑन पेपर, तो हम लोग ऑन पेपर लोकेशन पता करते हैं बाय बैक ट्रेसिंग ऑफ द कर्व्स, बैक ट्रेसिंग ऑफ द लाइंस। तो रीसेक्शन बेसिकली जब अननोन लोकेशन पे हम लोग टेबल को रख देते हैं, उसकी लोकेशन हमें पता करनी हो कि हम लोग ऑन पेपर प्लेन टेबल जो शीट है उस पर हम लोग कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, वो हमें पता करना हो, तो उसके लिए रीसेक्शन यूज करते हैं। इंटरसेक्शन हम लोग यूज करते हैं जब कोई डिस्टेंट ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां से रेडिएशन पॉसिबल नहीं हो रही, दो जगह से हम लोग साइट करते हैं जहां पे वो मीट करती है, उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। रेडिएशन होती है डायरेक्ट जाके टेप लेके जाके नाप लो, दैट इज रेडिएशन। लेकिन इन सब में हमारे पास चॉइस है, कहीं जरूरी नहीं है रिसेक्शन हर बार करनी पड़े, जरूरी नहीं है इंटरसेक्शन हर बार करनी पड़े, तब नहीं करेंगे जब पॉइंट्स पास पास हैं, रेडिएशन से काम चलता है। कई बार रेडिएशन नहीं चल पाती, पॉइंट बहुत दूर दूर है, सिर्फ एंगल से ही नाप सकते हैं हम लोग। तो ये इन सब में तो है चॉइस, ये भी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते भी। लेकिन प्लेन टेबल को ओरिएंटेशन करना तो उसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, सेंटरिंग, फोकसिंग, ओरिएंटेशन करना तो उसकी एक बेसिकली एक उसका मस्ट आउट कैरिड आउट ऑपरेशन है। हम प्लेन टेबल को ओरिएंटेशन ऐसे करते हैं ताकि नॉर्थ के पैरेलल हो, ऐसे ओरिएंटेशन करते हैं बेसिकली, ताकि मेरी प्लेन टेबल हमेशा एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहे, अलग अलग जगह ना चली जाए। एक स्टेशन से अगर मैं दूसरी जगह जाऊं तो बेसिक टेम्परेरी एडजस्टमेंट है ओरिएंटेशन तो प्लेन टेबल की। तो ये आ जाएगा मेरा आंसर, दैट इज मस्ट कैरिड आउट ऑपरेशन। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये, आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स अगर क्लियर है प्लेन टेबल सर्वे के तो ये कुछ मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। बोला रिवर्स कर्व्स आर प्रोवाइडेड ऑन द रूट्स व्हेन द स्ट्रेट लाइंस आर, रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीएससी का, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन देखते हैं कि रिवर्स कर्व होती क्या है। बेसिकली ऐसी कर्व होती है जिसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा, जहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया कर्व का, तो ये होगी रिवर्स कर्व्स। मतलब अगर ये कर्व C1 है, ये C2 है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या वो रिवर्स हो गया ये। तो ऐसी कर्व्स पूछ रहे कब बनती हैं, क्या देखो ये कर्व्स ना ऐसे बनती है, मैं बता देता हूँ। ये इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट खींचूं और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचूं, अगर ये लगभग पैरेलल है या फिर बहुत छोटे एंगल पे जाके मिलेंगी कहीं पे, तो इसका आंसर रहता है पैरेलल और मीटिंग एट अ वेरी स्मॉल और एक्यूट एंगल। तो इसका आंसर ये हो जाता है जब बहुत ही छोटे
बहुत ही पैरेलल लाइंस में मेरे को बनानी होती है ना कर्व्स, मान लो ये लाइंस हैं दो, तब मैं रिवर्स कर्व की मदद लेता हूँ। रिवर्स कर्व से मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, लेट्स से ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है दो लाइंस में, तब मेरी नॉर्मल कर्व चल जाती है, ये वाली कर्व आ जाएगी। समझ गए? तो ये पूछा हुआ है, दो लाइंस हैं, दो टेंजेंट्स हैं, अगर उन वो पैरेलल हैं या फिर बहुत छोटा एंगल बन रहा है तो रिवर्स कर्व यूज होती है। द इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ द टेलीस्कोप इज फोकस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ। इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, जो आजकल मॉडर्न टेलीस्कोप जो ऑटो लेवल होता है हमारा लेवलिंग में, उसमें जो टेलीस्कोप में जो लेंस होता है वो किस टाइप का होता है, इंटरनल फोकसिंग टाइप, तो जनरली ऐसे शेप का होता है वो ना लेंस। बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है। कॉम्बिनेशन कैसा? एक साइड से तो प्लेन, दूसरी साइड से कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। फायदा क्या है सर? देखो यार, जो टेलीस्कोप्स में ना दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, एक होता है स्फेरिकल एब्रेशन, एक होता है क्रोमेटिक एब्रेशन। डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिकली दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। तो स्फेरिकल एब्रेशन इस तरह से यूज करने से खत्म हो जाती है, तो उसको डिफेक्ट्स को हटाने के लिए ये कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। बेसिकली प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है इंटरनल टाइप फोकसिंग में, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। द सेंसिटिवनेस, बबल ट्यूब होती है जो लेवलिंग हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है, थ्रोडलाइट में भी होती है, लेवलिंग ट्यूब में भी होती है, प्लेट लेवल हर जगह यूज होती है बबल ट्यूब। उसकी सेंसिटिवनेस जो है वो कब डिक्रीज करेगी? गेट में बहुत जगह रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मेरी बात ध्यान से सुन लो। इसकी सेंसिटिवनेस कब डिक्रीज करेगी? इसकी सेंसिटिवनेस बेसिकली डिपेंड क्या करती है? सेंसिटिवनेस तब बढ़ेगी जब भी कोई लेंथ की टर्म बढ़ेगी। देखो, सेंसिटिवनेस इज प्रोपोर्शनल टू एनी लेंथ, शॉर्टकट है। और सेंसिटिवनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन या विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। किसी भी तरीके की रुकावट सेंसिटिवनेस को घटाएगी, किसी तरीके की लेंथ इंक्रीज सेंसिटिवनेस को बढ़ाएगी। लेंथ कैसे? ट्यूब की लेंथ, उसका रेडियस, उसका डायामीटर, किसी भी तरीके की लेंथ अगर इंक्रीज होती है, बबल का डायामीटर, ट्यूब का डायामीटर, ट्यूब की लेंथ, ट्यूब का रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर कुछ भी इंक्रीज करता है तो सेंसिटिवनेस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो जो वाटर है, जो लिक्विड है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ा दी तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, तो सेंसिटिवनेस कम हो जाएगी। वो कम सेंसिटिव होकर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको मूव करने में। जितना ज़्यादा सेंसिटिव उतना जल्दी वो मूव करेगा, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ाएगा, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको हमें फोकस उसको लेवल करने में, क्योंकि ज़्यादा सेंसिटिव है वो। तो बेसिकली सेंसिटिवनेस डिक्रीज कब करेगी? डिक्रीज कब करेगी बोल रहा, लेंथ ऑफ द वेपर इज इंक्रीज नहीं, डिक्रीज तो तब करेगी अगर लेंथ डिक्रीज कर जाए। डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेडियस ऑफ द कर्वेचर इंक्रीज कर जाए ना, ये भी लेंथ की टर्म है। डायमीटर ऑफ द ट्यूब इंक्रीज कर जाए, नहीं, ये भी लेंथ की टर्म है। अगर विस्कोसिटी ऑफ द इंक्रीज कर जाए, डिक्रीज और इंक्रीज आपस में इनवर्स रिलेशन विस्कोसिटी के साथ, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज द आंसर। अगर विस्कोसिटी बढ़ जाए तो सेंसिटिवनेस डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक स्पाइरल, आई नो ये कुछ लोगों के लिए हटके सा क्वेश्चन हो सकता है। कर्व्स देखो, आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कर्व्स टॉपिक पे। तो क्यूबिक स्पाइरल एक कर्व होती है, ट्रांजिशन कर्व की एक टाइप होती है क्यूबिक स्पाइरल। मैं इन टर्म्स का मतलब समझा देता हूं, वाई एक्स सी आर एल का। देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई, ऐसे कोई कर्व है, ये जो कर्व है इसकी कुछ लेंथ है L, ये है मेरा y, सर्टेन y, ये है मेरा x।
जो क्यूबिक स्पाइरल है ना, उसका मतलब होता है, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एल क्यूब बाय 6RL। याद रख सकते हैं ये L इसमें ये लेंथ है, y ये है, और x इसमें यूज नहीं होता, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है y इज इक्वल टू एल क्यूब बाय 6RL इज द डेफिनेशन ऑफ द क्यूबिक स्पाइरल कर्व। क्यूबिक स्पाइरल कर्व है क्या? ये ट्रांजिशन कर्व है। और ये r और l क्या है? r है रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ होल कर्व, और l क्या है? लेंथ ऑफ द टोटल कर्व की लेंथ, पूरे कर्व की क्या लेंथ है, दैट इज लेंथ। और l क्या है? कुछ जिस y पे देख रहे हैं तब तक की लेंथ ओरिजिन से क्या है, और ये x उस पॉइंट तक का x में डिस्टेंस। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है। इसकी उसकी अगर कर्व की इक्वेशन नहीं पूछ ली तो उसमें क्या बताएंगे, ये याद होना चाहिए, y इज इक्वल टू एल क्यूब बाय 6RL। द वेट ऑफ द एंगल, एक एंगल है A जिसका वेट है 6, वेट पे ही क्वेश्चन है। तो वेट ऑफ एंगल 2A क्या होगा? देखो ये हमें पता है कि अगर एक एंगल है A जिसका वेट है समथिंग लेट्स से W, तो AW का वेट हो जाता है, लेट्स से KW का वेट हो जाता है W अपॉन K स्क्वायर। ये जो वेट्स के जो रूल्स हैं उसमें डिफाइंड है। अगर किसी वेट को, अगर किसी टर्म को आप K से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका वेट हो जाता है उसका वेट अपॉन दैट फैक्टर का स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2A का वेट कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट इज 6 अपॉन 4, दैट इज 3 अपॉन 2। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 3 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इन द अकाउंट इज कॉल्ड। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उस टाइप का सर्वे बताओ जिसमें कर्वेचर भी काउंट में लेते हैं। जियोडेटिक सर्वे जब नहीं लेते उसको बोलते हैं प्लेन सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ 30 मीटर लॉन्ग आर्क विद 1 डिग्री कर्व इज। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड है। फॉर 30 मीटर आर्क, फॉर 30 मीटर आर्क डिग्री और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू 1719 बाई डी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। D कितना है, 1 डिग्री, R कितना आ जाएगा 1719 बाई 1, दैट इज 1719 मीटर। 1146 कब यूज होता है, जब 20 मीटर कर्व होती है, ठीक है। तो ये कुछ सर्वे के बेसिक्स क्वेश्चन हुए, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग www.cizplus.com या हमारी मोबाइल एप्लीकेशन CIZ Plus ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा लमसम पैक है बहुत अच्छा, नवंबर तक की तैयारी करने के लिए। UPSC के लिए बेस्ट सोर्स ऑफ मटेरियल मिलेगा आपको, क्विज मिलेंगी, असाइनमेंट्स मिलेंगी इसको सॉल्व करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ये वीडियो सीरीज चलती रहेगी 2013 के कोर्सेज के लिए, 2013 के प्रीवियस ईयर लेक्चर्स के लिए। तो आप लोग हमारा, और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस को। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।